हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और भाइयों बहनों कैसे हो? क्या चल रहा है? एक ओके, हाँ जी, ऑल वेल, सब बढ़िया। ओके, सो सुबह वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपने, है ना? सुबह वाला टॉपिक था आपका इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ, है ना? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बेसिकली क्या होता है कि आज का लेक्चर थोड़ा अलग ही रहेगा। ये थोड़ा टॉपिक 5 मिनट का है जो सुबह से लिंक्ड है, बाकी उसके बाद अलग ही लेक्चर रहेगा। कोई बात नहीं, आप इसको 5 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद नया टॉपिक है। बेसिकली यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट लगता है किसानों को, वो इंटरेस्ट यहाँ पर उस पे आपको मिलता है, क्या मिलता है? सबवेंशन मिलती है। सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन कहेंगे उसको, ठीक है? ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन होती है, इसके तहत किसानों से पहले जो इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है? पहले इंटरेस्ट जो है, वॉइस सही नहीं आ रही क्या? रुको सर। ओके, आई होप कि अब सही हो गया होगा। किसी का अगर कुछ इश्यू होगा, मैं ये कह रहा था कि किसानों को जो इंटरेस्ट है वो काफी कम लगता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट लगता है वो उनको एक बार यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है? पहले वो देना पड़ता है उनको इंटरेस्ट, फिर लेटर उनको इंटरेस्ट वापस आता है उनके खाते में। अब इंटरेस्ट जो होता है किसानों को, जो छूट मिलती है, सबसे पहले जो किसानों को छूट मिलती है वो मिलती है 3 लाख रुपए तक की।
अगर आपका लोन 3 लाख से ऊपर है फिर आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलती, मतलब 3 लाख रुपए अमाउंट तक की छूट मिलती है। 3 लाख रुपए अमाउंट तक के लोन में यहाँ पर इंटरेस्ट में छूट दी जाती है, उससे ऊपर अमाउंट पे इंटरेस्ट पे छूट नहीं दी जाती, राइट। और ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये यहाँ पर एवरी ईयर या यहाँ पर 2 साल के लिए अप्रूव की जाती है, ठीक है। क्या हो गया? यार सही तो है सब कुछ यार, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस ब्रेक कैसे हो रही है? हाँ तो सब कुछ सही है। जिनका गड़बड़ चल रहा है क्लास बंद करके एक बार शुरू करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मेरी बीए की बुक नहीं है कोई भी। चलें कंटिन्यू करें? ओके, ठीक आ रहा है अब, सब कुछ सही है। जिनके पहले स्टक हो रहा था उनको सही हो रहा है, दिख रहा है अब बिल्कुल एकदम। चलें बढ़े आगे। अब तक तो टॉपिक खत्म हो जाता। देखो क्या है, किसानों को यहाँ पर छूट मिलती है। मैं ये कह रहा था कि 3 लाख रुपए तक की, 3 लाख रुपए तक का जो उनका लोन है उस पर उनको यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। एक यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन कैसे मिलती है कि किसानों के द्वारा पहले लोन जो है, लोन का ब्याज जो है वो दिया जाता है, वो दिया जाता है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, किसानों को 7% ब्याज अगर लगेगा तो लेटर ऑन उस पर 1.5% की यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा 1.5% उनको वापस दे दिया जाएगा। और फर्दर यहां पर आपका तकरीबन 3% जो है, तकरीबन 3% जो है और ब्याज आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। वो तब दिया जाता है तब जब आपका जो लोन, आपको जब जब इंटरेस्ट चुकाना है, जब जब टाइम होगा इंटरेस्ट चुकाने का, जब ईएमआई चुकाने का, अगर आप टाइम टू टाइम इंटरेस्ट चुकाते रहते हो, टाइम टू टाइम आप इंटरेस्ट चुकाते रहते हो सही समय पर, तो आपको 3% की और फर्दर छूट दी जाएगी। 3% की और फर्दर यहां पर छूट दी जाएगी। ये चीज सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहां पर एक छूट तो मिलनी मिलनी है 3 लाख रुपए तक, वो तो फिक्स ही है 1.5% की। उसके अलावा 3% की और छूट मिलेगी अगर किसान सही ढंग से अपनी जो ईएमआई है, अपना जो ब्याज है सही टाइमली जमा कराता है। तो ये पैसा सारा का सारा एक बार आपको ब्याज देना पड़ता है, लेटर ऑन वो ब्याज जो है वो वापस आपको मिलता है, ठीक है। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया 3 लाख रुपए तक है आपका, ठीक है, जो ब्याज है आपको छूट 3 लाख रुपए की है। अगर किसी किसान की लिमिट 6 लाख है या 5 लाख है, 6 लाख है मान लीजिए, 5 लाख समझ लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 लाख है उसकी लिमिट, केसेस लिमिट, तो उसको 3 लाख रुपए तक तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, 2 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 लाख तक तो इंटरेस्ट सबवेंशन के दायरे में आ जाएगा, 2 लाख तक वो इंटरेस्ट सबवेंशन के दायरे में नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, और कुछ इसमें लॉजिक नहीं। ये आपका इंटरेस्ट का इसमें फंडा होता है किसान को। ओके, सो ये आपका दिया जाता है।
शॉर्ट टर्म लोन के लिए यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दिया जाता है, 3 लाख रुपए तक का दिया जाता है और परसेंटेज मैंने आपको बता दी। ओके, क्लियर है ये टॉपिक? बस इसमें इतना ही टॉपिक है और कुछ खास इसमें बताने वाला है नहीं। ठीक, हाँ, 2 लाख पे जो ब्याज बैंक लेता है वो पूरा लगेगा उस पे। ठीक है, 3 लाख तक उसको मिलेगा, 2 लाख तक उसका पूरा का पूरा लगेगा। 2 लाख ले लो, 10 लाख की लिमिट है, तब भी यही होगा कि 3 लाख पे तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा और 2 लाख पे उसका बाकी जो 7 लाख पे उसका वो नॉर्मल ब्याज है जो वो मिलेगा। ठीक है, हाँ, 2 लाख पे 3% मिलेगा, वापस मिलेगा। एक बार तो किसान को पे करना ही होता है, वापस उसके खाते में पैसा आ जाता है। ठीक है, ओके, चलें अगले टॉपिक पे। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के, बहुत तसल्ली से, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अब इंटरेस्ट लेके समझ कर इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, अच्छे से चाहिए और मजेदार तरीके से चाहिए। शुरुआत इसकी होती है एक कमेटी से। कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? कमेटी के चेयरपर्सन थे यहाँ पर एम नरसिम्हन जी। ठीक है, सो कमेटी के चेयरपर्सन थे यहाँ पर एम नरसिम्हन जी, राइट, ओके। अब जो एम नरसिम्हन थे उन्होंने एक यहाँ पर जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया किसके बारे में? प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन के लिए, असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग की बात की गई। प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक, ये उस रिपोर्ट का यहाँ पर टाइटल था। अब यहाँ पर आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन नहीं समझ में आएगा, असेट क्लासिफिकेशन आपको नहीं समझ में आएगा, प्रोविजनिंग अभी तक आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। जब ये लेक्चर आपका चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन भी समझ में आ जाएगा, असेट क्लासिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा और प्रोविजनिंग भी खुद ब खुद समझ आएगी। मतलब तीनों चीजें खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगी और ये इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया ये भी समझ में आ जाएगा। अब सीधा मैं चलता हूं मुद्दे पर कि एनपीए आखिरकार होता क्या है। ठीक है, एनपीए आखिरकार होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा इसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। असेट्स क्या होती है? ऐसी कोई चीज जिसको हम ओन करते हैं, जिस पर हमारा हक है। ठीक है, सही बात है ना? यानी कि ये होती है ना, एक जो गर्लफ्रेंड होती है बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरा तुम पे हक है ना, या वो कहता है तुम अपना हक मुझ पे मत जताओ। ये सब डायलॉग चलते हैं ना एक दूसरे के। तो वही चीज है कि गर्लफ्रेंड जब अपने बॉयफ्रेंड को कहती है ना, तो वो कहती है कि मेरा तुम पे हक है। तो यानी कि जो लड़का है वो लड़की का क्या होगा? असेट होगा। जो लड़की की असेट क्या हुआ? लड़का होगी, क्योंकि लड़की उसको ओन कर रही है। कोई भी चीज आप जिसको ओन करते हो वो आपकी असेट बन जाती है। चैप्टर नंबर 2 हमने अच्छे से सीखा था, हमने समझा था असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ओनर है उस चीज के। अब जब तक बढ़िया से जो लड़का है वो लड़की को बढ़िया गिफ्ट दे रहा है, वैलेंटाइन वीक मन रहा है ना, हग डे भी हो रहा है, आपका सारे डे मने जा रहे हैं, चॉकलेट डे भी हो रहा है, फ्लावर डे भी हो रहा है, फूल डे भी हो रहा है, सारे डे हो रहे हैं, वैलेंटाइन डे भी हो रहा है, और उसके बाद कॉफी में भी जा रहा है, मोचा, लैटे, कैपेचिनो, सब चीजें पिलाई जा रही हैं। तब तक तो यहाँ पर बढ़िया लड़का जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है। उस लड़की को आगे कंटिन्यू मेरे साथ रहे, जुड़ी रहे हमारे साथ, है ना, मैं अपना पूरा मार्केट में मेरी हनक बनी रहे कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है, परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर वो लड़का भी पक जाएगा। पक जाएगा क्यों? क्योंकि भाई पहले तो बैंक की तैयारी कर रहा था, तो बैंक में मॉक टेस्ट लेने होते थे उसको, तो घर से बोल देता था कि मुझे मॉक टेस्ट खरीदने हैं, मम्मी पापा 500,000 रुपए दे देते थे। उसी 500,000 रुपए से वो लड़की के लिए फूल, कोई मोचा, कोई लैटे, कोई कैपेचिनो खरीद लेता था, कोई गिफ्ट खरीद लेता था। अब 2 साल हो गए तैयारी करते करते, क्योंकि इस चक्कर में पड़ोगे बाबू भैया तो फिर तैयारी तो फिर ऑब्वियस है कहाँ सिलेक्शन होना है ना, सिलेक्शन तो होना नहीं है।
तो अब 2 साल हो गया, मम्मी पापा से मांगने में भी शर्म आती है। मम्मी पापा पूछते हैं, मांगोगे तो पूछेंगे ऑब्वियस है, तूने तो मॉक टेस्ट लिया था उसका क्या हुआ, तूने वो कोर्स खरीदा था उसका क्या हो गया, ये है वो है ना, मांगने में शर्म आएगी। अब गलती तो खुद की थी, अब जो हो गया सो हो गया, बीत गया, अब मांगा नहीं जा रहा, अब मांगा नहीं जा रहा। लड़की को कह रहे हैं यार अब तो तुम्हें 2 साल हो गए हमारे रिलेशन को, अब तो तुम समझती हो, अब तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है ना। लेकिन लड़की नहीं समझ रही। लड़की अब क्या कह रही है, लड़की ये कह रही है तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या बोलती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। सही बात है ना। तब जब पहले जैसे नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा, पहले वो परफॉर्म कर रहा था बढ़िया, पहले वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था, आज की डेट में वो नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं चल रहा। तो यानी कि लड़की के लिए जो लड़का एक असेट था, वो पहले परफॉर्मिंग असेट था, आज की डेट में वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट उसकी बन गया है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी असेट जो पहले बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, आज की डेट में परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, जो उसको देनी चाहिए, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है जो देनी चाहिए, वो कल को परफॉर्म नहीं करता एज पर एक्सपेक्टेशन, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि आज की डेट में वो लड़का जो है वो एनपीए हो चुका है, ना ही उसकी पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही उसके पेरेंट्स उसके कुछ जवाब दे रहे हैं, ढंग से बात कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल और बिल्कुल एकदम से गुस्साया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, लोगों के यूट्यूब पे जाके कमेंट करता है कि तुम्हें क्या पढ़ाना आता है, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ये है वो है, ये देखो इसको ये ऐसे पढ़ा रहा है, ये देखो जब देखो स्ट्रेटेजी बताते रहते हैं, है ना, इनको पढ़ाना तो आता नहीं है, वगैरह वगैरह। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में निकालते हैं ऐसे लोग, है ना। तो अब क्या करें, इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो उसको वहां पर पैसा मिल जाए, उसको पैसा मिल जाए, तो पैसा मिल जाएगा तो क्या करेगा, उस पैसे को फिर वो समझदारी से, वो तो चलेगी, जो जिसने जाना था वो तो छोड़ के चलेगी, वो तो किसी और परफॉर्मेंस के साथ चलेगी। अब और कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसको अपनी, अब उसको क्या होगा, अब उसको कोई पैसा दे दे, मैं उसको कह दूं मैं चलो तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, अब उसके अंदर जोश आएगा, चल अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अब वो लगेगा 1 साल पूरी मेहनत करेगा और फिर सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए, और पैसा आते ही बूस्टअप हो गया और वापस से वो परफॉर्मिंग असेट बन गया। ठीक है, एक तो ये भी चीज हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जब जब इंसान धोखा खा लेता है, बिल्कुल डूब जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है, तो फिर इंसान आजकल बहुत सारे गलत स्टेप भी ले लेता है जो कि नहीं लेने चाहिए। जिंदगी ऐसी नहीं है कि आप केवल और केवल कोई एक इंसान है जो आपकी जिंदगी को ड्राइव करता है, उस इंसान के जाने के बाद आपकी जिंदगी कुछ नहीं है, आप मायूस होकर बैठे रहते हो, आप बड़े उदास रहते हो, रोते रहते हो, जो अपने जीवन का लक्ष्य है उससे भटक जाते हो, है ना। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप नॉन परफॉर्मिंग तो हो चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन परफॉर्मिंग की अगली और स्टेजेस पहुंच जाओ, है ना। एक जब असेट कोई नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है तो उसके बाद उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है ना। एक इंसान, एक जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाती है, अगर वो 12 महीने तक कंटिन्यू नॉन परफॉर्मिंग रह जाता है, 12 महीने तक कंटिन्यू नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, तो वो हो जाता है सब स्टैंडर्ड, है ना। वो लड़का 12 महीने अगर वही कंटिन्यू रोता धोता रहा, कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की, वो तो 12 महीने बाद सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, 12 महीने। ठीक है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग हुआ तो 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है। 12 महीने बीत जाने के बाद, 12 महीने बीत जाने के बाद वो लड़का डाउटफुल हो जाता है कि भाई अब तुमसे ना हो पाएगा। माता पिता भी कहने लग जाते अब तुमसे ना हो पाएगा, डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं, छोड़ो, है ना। ठीक है, और फिर जब डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं तो माता पिता भी साथ छोड़ देता है, वो तो छोड़ के चली गई थी। फिर इधर उधर हम और ज्यादा भटक जाते हैं, और मायूस और हताश और निराश, खुद के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई, डीमोटिवेशन, किसी की वीडियो देख लो तब भी मोटिवेशन नहीं आना, बिल्कुल खत्म सा हो गया। और अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई है कि भाई खुद भी खुद खुद को कहने लग गया अब मुझसे ना हो पाएगा। जब वो सिचुएशन आ जाए, जब तुम्हें लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, जब कोई भी चांस नहीं है तुम्हारा परफॉर्मिंग वापस बनने का, परफॉर्मेंस वापस देने का, तो उस वक्त वो सेट लॉस सेट बन जाता है।
ठीक है, लॉस बिल्कुल खत्म, लॉस एकदम डेड, दैट इज द लॉस असेट। ठीक है, ओके। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको एनपी की परिभाषा समझाई, एनपी की परिभाषा बताई, राइट। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझते हैं, हमारे जो बैंकिंग की भाषा है उसमें समझते हैं। असेट बैंकिंग में क्या होती है? असेट होती है बैंकिंग में लोन, ठीक है, होती है लोन, लोन असेट होते हैं। अब वो लोन जो है वो अगर आपको पैसा नहीं चुका रहा है, लोन क्या होता है? लोन देते हो तो उसके बदले में आपको ब्याज देना है, उसके बदले आपको ईएमआई देना है, राइट। तो जो लोन से एडवांसेस आप दे रहे हो उसका ब्याज या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपके पास वापस, तो वो जो पहले परफॉर्म कर रहा था, बढ़िया था, ब्याज आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, अब वो ब्याज नहीं दे रहा, तो यानी कि वो नॉन परफॉर्मर है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बन जाएगा। ठीक है, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो सर बना है, जिसमें आपने कहा कि ब्याज नहीं आ रहा, अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिभाषा जरूर होगी ना कि ब्याज कब तक का नहीं आएगा। मतलब मान लीजिए 1 महीना ब्याज मेरा छूट जाता है, तो क्या मेरी लोन एनपी हो जाएगा? नहीं, 1 महीने के ब्याज से कुछ नहीं होता। क्या सर मेरा 2 महीने ब्याज देने पर मेरा एनपी हो जाएगा? नहीं, 2 महीने से भी कुछ नहीं होता। तीसरा महीना यानी कि 90 दिन अगर आपके बीत जाते हैं और पिछला ब्याज चुकाए या पिछली ईएमआई चुकाए, जैसे ही 91 डे होगा, 91 डे 90 डेज बीत जाएंगे, बीतने की बात करो, 90 डेज बीत जाएंगे, जब आपने पिछला ब्याज या पिछली ईएमआई चुकाई थी उस लोन अकाउंट में, उसके बाद आपने नहीं चुकाई और 90 डेज बीत चुके हैं, तब जाके आपका जो लोन एंड एडवांसेस अकाउंट, जिसको हम असेट कहते हैं, वो एक परफॉर्मिंग असेट से नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा। दैट इज द एनपीए उसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 90 दिन के बाद ये पोजीशन हमारे सामने आ जाती है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म। टर्म लोन के केस में आपको क्या मिलता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई के रूप में पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। तो आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब आपने पैसा नहीं चुकाया और उस बात को 90 दिन बीत चुके हैं टर्म लोन के केस में, तो वो एनपीए होगा। सेकेंड पॉइंट, अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। 90 दिन तक यहां पर अगर आपका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट का आउट ऑफ ऑर्डर जाने का मतलब क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर जाने का मतलब ये है, कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हो, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट कब जाता है। पहला, कि उसका जो बैलेंस है वो यहां पर उसकी सैंक्शन लिमिट या फिर ड्रॉइंग पावर से ऊपर हो, उसका जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो बकाया है, वो उसके सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से ऊपर हो कंटिन्यू 90 डेज तक। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि ब्याज लगता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा तो वो चुकाएगा नहीं, तो ऑब्वियस है वो ऊपर चला जा सकता है अगर उसने पहले पैसा उठा रखा तो। दूसरा पॉइंट, इन केसेस वेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन सैंक्शन लिमिट बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ्स। अगर आपका जो है लोन अकाउंट सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, जो ब्याज है वो लगने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो सैंक्शन लिमिट के अंदर ही अंदर है। मान लीजिए आपका 10 लाख लिमिट थी, आपका 5 लाख रुपए यहां पर आपने उठा रखा है, 5 लाख रुपए बाकी पड़ा है। अब जो 5 लाख रुपए बाकी पड़ा है, दैट इज सफिशिएंट। जो आपका ब्याज लगेगा, मान लो 2 महीने 3 महीने का जो भी ब्याज लगेगा वो लगता रहेगा, और वो ब्याज यहां पर लगता रहेगा, तो ऑब्वियस है कि वो यहां पर आपका एक लिमिट के अंदर ही लगता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे केस में, अगर आप ब्याज का पोर्शन या फिर कोई भी जमा आप नहीं कर रहे हो उस खाते में 6 मंथ्स तक, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट के बाद 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली कोई पैसा उसमें जमा ही नहीं करवा रहे हो, तो यहां पर आपका वो अकाउंट जो होता है वो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। ठीक है, पहले वाले केस में था ओवर ड्यू, आपका बैलेंस जो है वो ओवर ड्यू हो गया, इन दैट केस दैट इज 90 डेज वाला फंडा था। और यहां पर दूसरा केस यहां पर है जिसमें आपका यहां पर बैलेंस है वो इन द इंटरनली है, लेकिन उसमें जो ब्याज लग रहा है वो आप जमा नहीं करा रहे हो और उस चीज को 6 महीने बीत चुके हैं। और दूसरी चीज की जो भी आपका ब्याज लगा है, जो भी आपका ब्याज लग रहा है, उस ब्याज को कवर करने के लिए आपने उतना पैसा इक्विवेलेंट जमा नहीं करवाया है,
तब भी यहाँ पर अकाउंट जो है आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन ये है। और आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट होने के बाद जब अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, यानी कि सैंक्शन लिमिट से ऊपर बैलेंस है आपका, यहाँ पर सैंक्शन लिमिट के नीचे बैलेंस होने के बावजूद मैंने कुछ क्रेडिट नहीं कराया, मैंने कुछ जमा नहीं कराया, उसमें यही तीसरी लाइन में लिखा है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर एनपीए हो जाता है अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर का जो स्टेटस है वो 90 डेज तक मेंटेन करता है। 90 डेज तक वो आउट ऑफ ऑर्डर का स्टेटस मेंटेन करता है, तो वो ओडी और सीसी अकाउंट यहाँ पर एनपीए हो जाते हैं। बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया था आपको इस क्लास में, डिस्कस किया नहीं किया मुझे याद नहीं। बिल्स क्या होते हैं? खत्म हो गया। यार बिल डिस्काउंटिंग, चलो बताते हैं। एक ए पर्सन है, एक बी बैंक है। ए फॉर, है ना, एक पर्सन है और बी बैंक है। ए ने सी के साथ यहां पर एक डील की है, कुछ परचेज की है, ठीक है, या सेल की है। तो सी ने ए को पेमेंट करनी है, सी ने ए को पेमेंट करनी है कुछ 10,000 रुपए की। सी ए को पेमेंट यहां पर कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, डन, आपस में एग्रीमेंट हो जाता है। आपस में क्या होता है, वो एक नोट बना देते हैं, लिख कर दे देते हैं कि भाई 3 महीने बाद इस डेट को मेरे को तुमने इतने इतने पैसे देने हैं। जो पैसा देने वाला होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ साइन वाइन हो जाता है, पर्ची उसको वापस मिल जाती है। ठीक है, जिसने पैसे वापस लेने, रिकवर करने। तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो पर्ची लेकर यहाँ पर, उस पर्ची को हम बिल कहते हैं बेसिकली, और उस बिल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बिल को क्या किया जाता है, उस बिल को यहाँ पर मैं बैंक के पास लेके जाता हूँ और बैंक को कहता हूँ, 1 महीना बीत चुका, बैंक को कहता हूँ कि ये जो पैसा है ना, ये मुझे अभी 2 घंटे बाद मिलना था, सॉरी 2 महीने बाद मिलना था ये पैसा मुझे, क्या मुझे ये पैसा आज की डेट में आप दे सकते हो? बैंक कहता बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये जो पैसा है मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो 10,000 आपको पूरा नहीं देंगे, हम इसमें से कुछ कमीशन काट के देंगे आपको, 500, 600, 1,000 रुपए का जो भी कमीशन है, मान लो 500 रुपए का। तो उसको आज ही की डेट में बैंक पैसा दे देता है 9,500 रुपए, 500 रुपए अपना कमीशन रख लेता है बैंक उसमें। और लेटर ऑन जब 2 महीने बीत जाते हैं तो वो बैंक जाता है सी के पास और उसको कहता है कि ये तुमने पैसा जो एक उधारी किया था, ये पैसा अब मुझे आपको लौटाना है, ये बिल है, ये पर्ची जो है ये मेरे पास है, अब आप ये पैसा मुझे लौटाएंगे और आपका यहाँ पर ए से कोई लिंक नहीं है। तो फिर वो पूरा पैसा ले लेता है, दिया मैंने 9,500 था, लिया मैंने 10,000, तो 500 रुपए मेरा कमीशन हो गया। तो ये चीज होती है बिल, इसी को कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, ओके, इसको क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। सो बिल डिस्काउंटिंग यानी कि बैंक्स का एक और फंक्शन है कि वो बिल डिस्काउंट करता है, इस तरह का काम भी यहां पर करता है कि बिल डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों? क्योंकि उसने सस्ते में खरीदा, 9,500 रुपए में उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया ना, तो दैट इज वाई बिल डिस्काउंटिंग शब्द यूज किया गया। तो पर्ची बिल होती है और डिस्काउंटिंग पूरा पूरा प्रोसेस को कहते हैं। तो यहां पर आपका लिख रखा है, अगर बिल भी जो है वो ओवरड्यू रह जाता है 90 डेज से ज्यादा। बिल कौन सा ओवरड्यू रहेगा कि मान लीजिए मैंने बिल लिया था, ठीक है, खरीदा था किसी से, और लेटर ऑन वो यहां पर लेटर ऑन वो मुझे पैसा नहीं चुकाता, जो सी है वो बैंक को पैसा नहीं चुकाता, वो कहता मैं नहीं चुकाता। तो फिर ऑब्वियस है बैंक अपने तरीके से अपनाएगा उस चीज को, बैंक अपने तरीके से उससे पैसा वसूल करने का प्रयास करेगा। तो अगर उस चीज को 90 डेज बीत जाते हैं तो वो एनपी हो जाता है। अब आता है बड़ा प्रमुख पॉइंट, और वो आता है यहां पर आपका एग्रीकल्चर लोन से जुड़ा हुआ। अगर एग्रीकल्चर लोन है, अगर एग्रीकल्चर लोन है यहां पर आपका, तो क्या होगा, तो यहां पर एग्रीकल्चर लोन कभी भी 90 डेज में एनपीए नहीं होता है। एग्रीकल्चर लोन जो है वो यहां पर उसका इंटरेस्ट या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है प्रिंसिपल की, वो ओवरड्यू रहती है 2 हार्वेस्ट सीजन की। 2 हार्वेस्ट सीजन अगर बीत जाते हैं, 2 हार्वेस्ट सीजन बीत चुके हैं, उसका कोई पैसा नहीं आया, और ऐसा पीरियड जो कि 2-2.5 साल से ज्यादा का नहीं है, 2 हार्वेस्ट सीजन बीत गए और 2.5 साल के बीच का जो पीरियड अगर आपका माना जाता है, तो उस पीरियड को यहां पर कहा जाता है आपका, जिसमें आपका एक अकाउंट एनपीए यहां पर हो सकता है। ठीक है,
यानी कि 2 हार्वेस्ट सीजन अगर क्रॉस कर लिया और पैसा नहीं आया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। आपका अकाउंट कोई 6 महीने 3 महीने बाद एनपीए नहीं होने वाला है। ये चीज तो आपके सामने। ओके, ठीक है। ओके, सो ये चीज आपकी होगी कि किसान का लोन 2 हार्वेस्ट सीजन मिनिमम और मैक्सिमम अप टू 2.5 ईयर्स तक आपका लोन चल सकता है। और वो आपका एनपीए 2.5 साल तक भी नहीं होगा, हो सकता है 2.5 साल तक भी ना हो आपका लोन एनपीए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। An amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of the other accounts। यहां पर आपका कोई भी अमाउंट है जो यहां पर रिसीव होनी थी लेकिन वो ओवरड्यू है, यानी कि आ नहीं रही है, और ऐसी अमाउंट अगर 90 डेज नहीं आती है तो वो भी यहां पर एनपीए हो सकता है। तो ये चीज क्लियर है। आउट ऑफ ऑर्डर भी मैंने समझा दिया आपको, आई होप कि ये भी क्लियर होगा आपको, राइट। ओवरड्यू, हाँ सीसी में करवाया था ओवरड्यू। कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ढाई साल से आगे उसे नहीं, 2.5 साल के आगे क्यों होगा? 2.5 साल मैक्सिमम पीरियड है, मैंने कहा 2.5 साल मैक्सिमम पीरियड है। 90 डेज में अगर किसी का डेथ हो जाए तो 90 डेज में क्यों डेथ होगा? वो तो डेथ हो गया तो उसके लीगल हेयर्स देंगे, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो उसके वारिस हैं, वो पैसा चुकाएंगे। पैसा तो चुकाना ही है। आउट ऑफ ऑर्डर आपको तब समझ में आएगा जब आपने कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट वाली क्लास की होगी। अगर आपने कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट वाली क्लास की है फिर आपको आउट ऑफ ऑर्डर एकदम झटके में समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं की सीसीओडी वाली क्लास फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में एनपी डिपेंड ऑन क्रॉप होता है, वही तो बताया, हार्वेस्ट सीजन क्रॉप के ऊपर ही तो डिपेंड रहता है। हार्वेस्ट सीजन फिक्स थोड़ी ना होता है। जो आपने क्रॉप उगाई है वो क्या पता कितने टाइम में ग्रो होगी, कौन सी क्रॉप उगाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर लोन 2 माफ होते हैं ना, जिससे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 2 माफ होते हैं मतलब एनबी हो गया तो लोन नहीं मिलेगा नेक्स्ट, करेंगे उस पर बात। ये तो चैप्टर शुरू हुआ है यार, अभी तो 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो सारी चीजें आज थोड़ी ना बता दूंगा मैं, फिर बाकी 2 दिन और क्या बताऊंगा। बैंक से पैसे ले लेते हो, बैंक गारंटी नहीं, बैंक से पैसे ले लेते हैं। यार वो तो आपके ऊपर है, अगर आपके पास पैसा है तो 6 महीने में निपटाओ, क्योंकि 6 महीने बाद नहीं निपटाओगे तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है ना। उल्टा जितनी जल्दी दे तो उतना ही बढ़िया, ब्याज कम लगेगा। हाँ नहीं दे सकते फिर 6 महीने, ठीक है। तो 6 महीने बाद भी तो ब्याज बहुत जबरदस्त आपको चुकाना पड़ेगा। हाँ एफडी वाला लोन हो गया, एफडी के। चले आगे चले। 2 मिनट में शुरू करता हूँ मैं। उनके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगती, लगती है क्यों नहीं लगती? इंटरेस्ट तो लगती है।
क्या सोच रहे हो? केसीसी लोन पे एक साथ जो 6 महीने इंटरेस्ट देते हो कंपाउंड, बिल्कुल ब्याज पे ब्याज ही लगता है। लोन पे ब्याज ही लगता है यार। लोन सिंपल इंटरेस्ट पे कब से होने लग गए? चलो अब आगे बात चलते हैं, इनकम रिकॉग्निशन टॉपिक पे बढ़ते हैं। इनकम रिकॉग्निशन क्या है? अब ऑब्वियस है, जब अकाउंट एनपीओ हो जाता है, ठीक है, तो यार इतनी देर दे रहे हो, इतनी देर बाद डाउट पूछते हो, जब अगला टॉपिक शुरू कर देता हूं। जैसे भी समझ लो। ओके, तो यहां पर आपका इनकम रिकॉग्निशन में क्या है? इनकम रिकॉग्निशन यहां पर होता है कि अगर जब अकाउंट एनपीए हो जाता है, एक अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो ऑब्वियस है उसका एनपीए होने के बाद ब्याज लगेगा। ब्याज लगेगा नहीं लगेगा? ब्याज तो लगता रहेगा ना उसके खाते पे। तो जो अकाउंट एनपीए हो गया, अब उस पे यहां पर ब्याज लग रहा है। ब्याज हमारी क्या है? इनकम है। ब्याज हमारी इनकम है, राइट? ठीक है। लेकिन जो एनपीए में जो ब्याज लगता है, उस ब्याज को यहां पर आप इनकम नहीं मान सकते। ठीक है, उसको आप इनकम नहीं मान सकते। उसको आप, जो ब्याज उस पर लगता है, उसको हम अलग अकाउंट में एक रखना शुरू कर देते हैं। उसको अलग से सेपरेट रखते हैं। उसको उसके अंदर अप्लाई नहीं करते, उसके अकाउंट के अंदर अप्लाई नहीं करते ब्याज को। और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, कि वो यहां पर जब तक वो ब्याज रिसीव नहीं होता, तब तक हम उसको इनकम के रूप में काउंट नहीं करते हैं। उनको इंटरेस्ट इनकम के रूप में हम काउंट नहीं कर सकते, कि हमें वो चीज मिली नहीं है, प्राप्ति नहीं है। ठीक है, और जब प्राप्त हो जाएगी तब आप उसको यहां पर कर लोगे, राइट? और इसके अलावा यहां पर और भी कोई किसी भी तरह का और कोई हमने कमीशन चार्ज कर लिया, कुछ भी चार्ज किया, उसके ऊपर कोई फीस चार्ज कर ली, तो वो भी हमारी इनकम के रूप में नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ चार्ज किया जाता है तो उसको रिवर्स कर देना चाहिए। यानी कि अगर अकाउंट में ऐसा कोई चार्ज हो गया, ब्याज ब्याज लग गया, तो ब्याज जो अमाउंट है उसको रिवर्स कर देना चाहिए, जिसको हम रिवर्सल ऑफ इनकम भी कहते हैं। ये इनकम रिकॉग्निशन होता है कि जो एनपीए होता है उसमें ब्याज जो है आपके अकाउंट में नहीं लगता, अलग से सेपरेटली हम उसको कैलकुलेशन होती है, अलग से एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, उसमें उसकी कैलकुलेशन होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट आता है आपका असेट क्लासिफिकेशन का। असेट क्लासिफिकेशन का, असेट क्लासिफिकेशन को यहां पर मैं डिफाइन करूंगा। ये कहने का तात्पर्य है कि जो एनपीए है, जो अकाउंट एनपीए है, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाएगी। अभी मैंने आपको ये कहा था, मैंने अभी आपको सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट्स 3 बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, अब यहां पर सब स्टैंडर्ड जो असेट है वो क्या होता है? जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है, जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है, वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में चला जाता है, और वो अकाउंट उस कैटेगरी में 12 महीने तक रहता है। ठीक है, ओके। दूसरा, डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट क्या होता है? ऐसी कोई असेट या फिर ऐसा रह चुका है, अब जो 12 महीने के बाद का जो फेज आएगा, वो उस वक्त वो डाउटफुल असेट में हो जाता है। ठीक है, अगला, लॉस असेट। लॉस असेट किसको कहते हैं? लॉस असेट एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वो अकाउंट में से पैसा आने की संभावना जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के ऑडिटर्स यहाँ पर आए थे, चेकिंग हुई, इंस्पेक्शन हुई, हमारे इंटरनल ऑडिटर ने इंस्पेक्शन की, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपनी सूझबूझ से ये चीज निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब, कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉस असेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, कि इस अकाउंट में कुछ भी पैसा आने के कहीं पर भी चांसेस नहीं है, किसी भी तरह के चांसेस नहीं है उसमें पैसा आने के। ठीक है, तो ये यहां पर होता है लॉस असेट।
तीन तरह के यहां पर कैटेगरी होगी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड दी लॉस असेट। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जैसे ही अकाउंट एनपीए होता है, उसमें जैसे ही अकाउंट एनपीए होगा वो सब स्टैंडर्ड असेट है। 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहा, डाउटफुल है, 12 महीने के बाद डाउटफुल है। और लॉस असेट ऐसी कोई सिचुएशन जब यहां पर बिल्कुल एकदम से आरबीआई भी ये बोल देता है, हमारे इंस्पेक्शन में, हमारे इंटरनल ऑडिटर भी इंस्पेक्शन में बोल देता है भाई इसमें अब आने का कोई चांस नहीं है, इसकी कुछ भी हमने कर लिया, जो करना था इसके केस वेस लड़ लिया या जो भी करना था, इसमें पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको उसको लॉस असेट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अब मैंने आपको जो लॉस असेट या डाउटफुल असेट या सब स्टैंडर्ड असेट क्यों बताया, इनकी कैटेगरीज आखिरकार इसमें करनी क्यों जरूरी है? एक नॉर्मल सी बात सिचुएशन हम सोचते हैं ना कि सर एनपीए एनपीए ठीक है, तो इनको बाइफरकेशन करने की नीड क्या है? एनपीए है ना, आना चाहिए ना आपके दिमाग में, पता नहीं आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, मेरे तो आ जाता कि सर कोई कारण होगा, मतलब यही कारण है 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड, 12 महीने से ऊपर डाउटफुल और उसके बाद लॉस। ठीक है, तो अब यहां पर उसका जवाब देने से पहले उस चीज का भी जवाब देता हूं, लेकिन उसका जवाब देने से पहले कुछ और चीजें को हम पढ़ते हैं। सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती, अभी बच्चे आएंगे, अभी हम एनपीए पढ़ रहे हैं, है ना, अभी एनपीए पढ़ रहे हैं, अभी उसके बारे में और बहुत सारी चर्चाएं होंगी, फिर आखिरकार आपको बताऊंगा कैसे इनकी रिकवरी करते हैं। अभी बहुत दूर, अभी 2 क्लासेस, मैंने बोला 2 क्लासेस और चलेंगे इस पे, है ना, 2 नहीं तो 1 क्लास तो और लगेगी इस पे पूरी, आराम से तसल्ली से समझेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नई चीज सीख रहे हो मेरे से पहली बार, है ना? अगर कहीं से सीखा होगा तो उससे हटकर ही कुछ सीखोगे, देखना। अभी तो थोड़ी चीजें सेम सी लग रही होंगी, लेकिन अभी धीरे धीरे हम हटकर कुछ और चीजों की बात करेंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि यहां पर एनपीए, अभी तक में एनपीए क्यों पढ़ा? एनपीए हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से एनपीए होता है ना, कि भाई साहब फाइनेंशियल रीजन की वजह से एनपीए होता है। फाइनेंशियल रीजन यानी पैसा नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर आपको सिखाता हूं कि नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी एनपीए होता है। मतलब एक बंदा जो पैसा दे रहा है, एक बंदा जो पैसा दे रहा है, बढ़िया से पैसा दे रहा है, फिर भी उसका एनपीए हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। बंदा पैसा दे रहा है, हर एक महीने पैसा चुका रहा है, उसका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। बिल्कुल, पढ़ते हैं क्यों हो जाएगा, कैसे होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, आपको याद होगा चैप्टर जिसमें सीसीओडी में ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट बताई थी, स्टॉक स्टेटमेंट बताई थी, याद है आपको? स्टॉक स्टेटमेंट से रिलेटेड फंडा मैंने आपको सिखाया था, राइट? तो यहां पर मैं उन्हीं स्टॉक स्टेटमेंट की बात करने वाला हूं। बैंक्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम यहां पर कस्टमर से कुछ ना कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, वो बैंक उनसे मांगता रहता है, जिसमें से वन ऑफ द थिंग इज द स्टॉक स्टेटमेंट। ऑब्वियस सीसीओडी अकाउंट खोला है आपने, सीसी अकाउंट, ओडी नहीं, सीसी अकाउंट अगर आपने खोला तो स्टॉक स्टेटमेंट मस्ट है, उसमें विजिट करोगे, स्टॉक लोगे वगैरह वगैरह, स्टॉक स्टेटमेंट से मिलाओगे, चीजें सामने देखोगे। याद आ रही है वो पिक्चर जो मैंने आपको अच्छे समझाई थी स्टॉक स्टेटमेंट वाली? तो अब यहां पर जो स्टॉक स्टेटमेंट है, वो स्टॉक स्टेटमेंट अगर 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 स्टॉक स्टेटमेंट जो उसने दी है, और वो स्टॉक स्टेटमेंट अगर 3 महीने से पुरानी हो जाती है, अगर वो स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुरानी हो जाती है, तो वो अकाउंट एनपीए हो सकता है। 3 महीने से पुराने का मतलब क्या है? अब स्टॉक स्टेटमेंट देखो वेरी करती है अकाउंट टू अकाउंट, अमाउंट टू अमाउंट और बैंक टू बैंक। मैंने आपको पहले भी समझाया था उस चैप्टर में कि हो सकता है किसी अकाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट आपको पर मंथ देनी हो सकता है किसी अकाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट आपको 3 महीने की हो सकता है किसी में 6 महीने, किसी में साल की हो, है ना? तो यहां पर क्या है, मान लीजिए कोई स्टॉक स्टेटमेंट 6 महीने बाद देनी है आपको, आपने 6 महीने बाद दे दी, उसके बाद फिर 6 महीने बाद देनी है आपको, तो 6 महीने की आपने स्टॉक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। लेकिन जब 6 महीने की आपने स्टॉक स्टेटमेंट दी, उसके बाद आपको 6 महीने बाद फिर से देनी है स्टॉक स्टेटमेंट, इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहेगा, राइट? लेकिन अगर आपकी स्टॉक स्टेटमेंट की जो डेट है, अगर आपकी स्टॉक स्टेटमेंट की डेट जो है वो अगर 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो जाती है, 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो आपको यहां पर वो अकाउंट एनपीए हो सकता है। यानी कि जो स्टॉक स्टेटमेंट की डेट है, इंस्पेक्शन की डेट है,
वो अगर 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन दी, डिपेंड्स किस पे, डिपेंड्स अपॉन दी जब उसकी ड्यू डेट थी उससे 3 महीने पुराने। अब आप शायद आपको एक कंफ्यूजन हो गया, मैंने थोड़ा समझाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है ना। मैं इस चीज को दोबारा बताता हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने थोड़ा सा एक बीच में लाइन एक छूट गई मेरे से, जिससे सारा घपला हो गया। वो ये लाइन ये थी कि मैंने 6 महीने बाद स्टॉक स्टेटमेंट दी। मैंने 6 महीने में एक बार स्टॉक स्टेटमेंट देनी है। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट कब दी? 6 महीने मैंने जून में दे दी। डेट भी ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 30 जून को मैंने स्टॉक स्टेटमेंट दी, 6 महीने की दी मैंने स्टॉक स्टेटमेंट। अब यानी कि मुझे नेक्स्ट स्टॉक स्टेटमेंट कब देनी है? 31 दिसंबर को देनी है। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट 31 दिसंबर को नहीं दी, और 31 दिसंबर को जब ड्यू डेट थी स्टॉक स्टेटमेंट की, उस डेट के बाद 3 महीने और बीत जाते हैं, तब जाके आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा। अब समझ आ गई मेरी? विजेता तुम्हारा आंसर यही दिया। अब आ गया ना क्लियर है ना। पहले वो एक लाइन मिस थी मेरी। जो अगली जो ड्यू होगी वो आपने नहीं दी 3 महीने के लिए, अब 1 साल की लगा लो। मान लीजिए 1 साल मुझे स्टॉक स्टेटमेंट देनी है। एवरी ईयर मैंने डिसाइड किया मेरे स्टॉक स्टेटमेंट मुझे 31 जनवरी को देनी है। 31 जनवरी को इस साल दे दी, 31 जनवरी 2023। अगले साल मुझे 31 जनवरी 2024 दिया। ठीक है, 31 जनवरी 2024 को मुझे देनी है अगली स्टॉक स्टेटमेंट। मैं 31 जनवरी 2024 को नहीं देता, और मेरी डेट आ जाती है कौन सी? फरवरी मार्च अप्रैल। मेरी डेट आ जाती है 30 अप्रैल। जैसे ही 1 मई होगा मेरा अकाउंट एनपी हो जाएगा। ड्यू डेट जो है जब मुझे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करानी है, उस ड्यू डेट को बीते हुए 3 महीने बीत जाते हैं। ठीक है, ओके। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स। तो यहां पर आपका ये आपका फंडा यहां पर होता है, राइट, स्टॉक स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट था वो स्टॉक स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल बोरोवेल अकाउंट विल बिकम एनपीए इफ सच इररेगुलर ड्राइंग्स आर परमिटेड अकाउंट फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। ये वैसा ही है, फाइनेंशियल पोजीशन वाला ही है कि फाइनेंशियली हमने उसको ओवरड्यू जो है, जो ओवरड्यू अकाउंट है हमने उसको अलाउ कर रखा है, 90 डेज तक बीत गया उसका पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज आ गई इसमें। अगला है यहां पर पॉइंट कि regular and ad hoc credit limit need to be reviewed, regularized not later than 3 months from the due date. अगर कोई भी अकाउंट, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी मैं कोई सीसी लिमिट करता हूं, ठीक है, जब भी मैं कोई सीसी लिमिट करता हूं, नहीं सेविंग अकाउंट एनपी नहीं होता, एनपी सिर्फ लोन अकाउंट होते हैं। मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं जब भी कोई सीसीओडी अकाउंट खोलता हूं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये सीसीओडी अकाउंट 1 साल बाद क्या होता है? रिन्यूअल होते हैं कि नहीं होते? याद होगा। ठीक है, अब मेरा रिन्यूअल का टाइम आ गया। ठीक है, मेरा रिन्यूअल का टाइम आ चुका है। अब यहां पर रिन्यूअल मैंने नहीं किया। रिन्यूअल क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या होता है कि जो बोरोवर होता है उसको रिन्यूअल के टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, उसको रिन्यूअल के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और वो रिन्यूअल के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता, तो उसको हम टाइम देते हैं, भाई साहब दे दो। और जब रिन्यूअल नहीं होता, अकाउंट यहां पर खत्म हो चुका है 1 साल रिन्यूअल, तो पैसे भी उसमें से नहीं निकल सकते, है ना। जब रिन्यूअल खत्म हो गया तो पैसे भी नहीं निकल सकते। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब आप रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो, किसी भी तरह से नहीं दे रहे हो, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, एक बार टेम्परेरी ना उस अकाउंट को यहां पर रिव्यू कर सकते हो 3 महीने के लिए मैक्सिमम। आप उस अकाउंट को 3 महीने के लिए मैक्सिमम एक बार रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू का मतलब ये होता है कि उसको एक बार टेम्परेरी आगे चला दिया। ये कुछ वैसा ही आप करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं ना कि टेम्परेरी इसको चीफ जस्टिस बना दिया गया फॉर द टेम्परेरी। आज भी जैसे आया था करंट अफेयर्स की न्यूज में कि ये प्राइम मिनिस्टर को ये ग्रीस में 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर टेम्परेरी बना दिया गया। तो वैसे ही कि अभी तक कस्टमर आया नहीं है, लेकिन कस्टमर ने थोड़ा बहुत एप्लीकेशन लिख के दे दी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं है, अभी आप मेरा खाता एक बार रिव्यू कर दीजिए। हम उसको खाते को एक बार 3 महीने के लिए ऐसे रिव्यू कर देते हैं नॉर्मल लेवल पे, उसको 1 साल के नहीं करते, 3 साल के लिए करते। ठीक है,
3 महीने के लिए कर देते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, है ना, ताकि उसका यहाँ पर जो है अकाउंट चल जाए, वो अपनी ट्रांजेक्शन को कैरी आउट कर सके। ठीक है, अब ये चीज रिव्यू होने के बाद भी अगर वो फिर से डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, फिर से हम एक और बार सेकंड रिव्यू भी कर सकते हैं, 2 बार अकाउंट रिव्यू हो सकता है, हम कर सकते हैं। अब यहां पर अकाउंट, यहां पर क्या हुआ, अकाउंट को रिन्यूअल हुए कितने दिन बीत चुके हैं, अकाउंट को रिन्यूअल हुए यहां पर 1.5 साल बीत चुका है, बीता कि नहीं बीता 1.5 साल, अकाउंट को रिन्यूअल हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, राइट। तो अब उसके बाद 1.5 साल बीत जाने के बाद, 1.5 साल बीत जाने के बाद ड्यू है, रिन्यूअल नहीं हुआ है, उसके बाद 180 दिन तक, 180 दिन यानी कि 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 180 दिन तक यहां पर अकाउंट अगर रिन्यूअल हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो अकाउंट रिन्यूअल नहीं होता है 180 दिन तक, 180 दिन जैसे ही होंगे वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ठीक है, वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एक अकाउंट रिव्यू जो है वो यहां पर 3 महीने के लिए किया जा सकता है, 3-3 महीने की 2 बार किया जा सकता है। और जब 3-3 महीने 2 बार आपने कर दिया, उसके बाद भी 180 दिन बीत गए हैं, तब यहां पर अकाउंट आपका एनपी हो जाएगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं, मान लीजिए मैं एक अकाउंट रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल ड्यू हो गया, रिव्यू नहीं करवाया, वो अकाउंट रिव्यू किया ही नहीं गया, तब भी यहां पर यही होगा कि 1 साल जब उसका लास्ट रिन्यूअल हुआ था, उसके 180 दिन तक मेरे पास एक सुविधा उपलब्ध है कि भाई मैं उस अकाउंट का रिव्यू कर दूं या रिन्यूअल कर दूं। अगर मैं 180 दिन तक कुछ नहीं करूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी रिन्यूअल रिव्यू कुछ नहीं करूंगा, तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। समझे बंधु? बच्चे, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ना तुम लोगों को, जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये चीज मुझे बैंक की नौकरी करने के 2 साल बाद समझ आई थी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। समझे? बैंक में जाओगे ना कभी, अपने साथ वाले से कभी पूछना, तुम्हें पता है एनपीए कब होता है रिन्यूअल रिव्यू के केस में। ठीक है, पूछना उनसे, उनको पता नहीं होगा। आप में से मेरे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो तो भाई साहब उनकी ज्वाइनिंग से पहले जेआईबी करके बैठे हैं वो लोग, और वो ब्रांच में आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनसे पूछ रहे भाई साहब जेआईबी, जेआईबी तुमने कर लिया होगा, तो मैं तो कर रहा है जेआईबी, मैं तो पहले ही कर ली जेआईबी। ऐसी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ रही है अपने बच्चों की, है ना। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है यार, जब ब्रांच में जाके वो कहते हैं, वो मेरे पास रिजल्ट में तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किए जेआईबी के। उनमें एक दो स्क्रीनशॉट ऐसे थे, उसमें ये लिखा था कि सर वो जो होल था उसमें सारे सारे बैंकर थे, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं, या कोई नॉन बैंकर ही वहां पर, मतलब किसी ने डीबीएफ का एग्जाम दिया था, तो सारे बैंकर थे ऐसे सीरियस मोड में, ऐसे सिर पे हाथ रख के खड़े बैठे थे कि हाँ इतना क्वेश्चन नहीं आता, और मैं वहां पर क्लियर कर गया एग्जाम। और सीनियर बैंकर 4-4 5-5 साल की नौकरी करके बैठे, वो जेएबी नहीं क्लियर करे हुए, मैंने 3 महीने पढ़ा, मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स का पावर। ठीक है, ये है उनके समझने की शक्ति। तो ये शक्ति अगर आप बिल्ड कर लोगे ना, बस ये शक्ति बिल्ड करनी है आपको, तो आगो भी राघव जुवाल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए तो अब तक हंसता कोई ना कोई, अभी कुछ तो दूर हो शक्ति और राघव से, तो है ना, अच्छी बात है, नहीं समझे। ओके, चलो वो छोड़ो। तो इसलिए ये लेवल की नॉलेज तुम्हें दी जा रही है, उस लेवल की नॉलेज की कदर करो, इस लेवल की नॉलेज को सीखो, सीखने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा,
फिर भी सीखो, ट्राई करो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर अभी भी कुछ चीज यहां पर ऊपर नीचे हुई है ना, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेकर रात को सोने से पहले इस वीडियो को 5 मिनट के पोर्शन को दोबारा से सुन लेना। 100% मैं श्योर कहता हूं कि आप यहां पर कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे और आपको मजा आएगा इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीखने में। ओके, तो आपको बढ़िया परफॉर्म करना है यार, अच्छे से परफॉर्म करना है। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने डीबीएफ क्लियर किया इस बार, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरे पास संख्या नहीं है इस टाइम पे, आराम से 50-60 बच्चे होंगे जिन्होंने डीबीएफ क्लियर कर दिया इस बार। डीबीएफ मतलब अभी तो बैंक की आपकी जैसे तैयारी कर रहे हैं, वो डीबीएफ क्लियर करके बैठे हैं मई में, उन्हें क्लियर कर डाला, चारों चारों सब्जेक्ट कर लिए। और बहुत ही, और बाकी जिनका क्लियर नहीं हुआ ना, उनके एक सब्जेक्ट रहा है, उनका एक सब्जेक्ट, बाकी 3 सब्जेक्ट उन्होंने क्लियर कर लिया और एक सब्जेक्ट उनका बचा सिर्फ क्लियर है, वो नवंबर अक्टूबर में कर लेंगे। वो भी तो नौकरी लगने से पहले ही वो कर लेंगे, पहले दिन उनकी सैलरी बढ़िया ज्यादा ही होगी। ठीक है, समझे? डीबीएफ जेबी क्या होता है ये देखो। अच्छा, नए बच्चे हो, पता नहीं ना। हम्म, यहाँ पता होगा, मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, है ना? ऐसा नहीं, मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, कुछ चुनिंदा होंगे जिनको नहीं पता, वर्कशॉप में नहीं आए लोग। चलो कोई बात नहीं, तो मैं एक लिंक देता हूँ एक क्लास का। ये क्लास है 29 तारीख को, 29 मई को रात को 9 बजे, मंडे को रात को 9 बजे। नहीं, क्लास ओवर नहीं है, अभी तो बहुत कुछ समझाना है। आज तो मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है यार, है ना? तो हो सकता है मैं 2 घंटे खींच दूं इस क्लास को। जो ऊपर मैंने एक लिंक दिया, इस क्लास में एनरोल कर लेना, ठीक है? 29 मंडे को रात को 9 बजे क्लास होने वाली है। इसमें मैं आपको डीबीएफ और जेआईबी के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि क्या होता है डीबीएफ, क्या बैंक एग्जाम एस्पिरेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो क्या फायदा उनको, और जेआईबी जो बैंकर है वो दे सकते हैं, उनको क्या फायदा होगा, सारा समझाऊंगा मैं। तो ऊपर वाले दिए गए लिंक पे मंडे रात को 9 बजे आ जाना, ठीक है? ओके, इसको जाकर अभी क्लिक करके साथ में एनरोल कर लो या सेव कर लो कहीं पर लिंक को, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा आपको आजकल, ठीक है? वहां से भी आप आ सकते हो। ओके, चलो बैक टू द क्लास। क्लास में वापस आते हैं। 2 बजे क्विज है, आज कौन सा क्विज है 2 बजे? वो आपकी इच्छा है, लेकिन चाहे सिलेक्शन के बाद करो पहले करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन करो। करो कहां से? अपने से करना है, ये मैं हक से बोलता हूं, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। ओके, लेकिन क्लास जरूर अटेंड कर लेना, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या एग्जाम क्या है, वो अगर नहीं पता तो कर लेना, अटेंड करके आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज है, ठीक है? सब बातें करेंगे, आपको 1-to-1 डिस्कशन करूंगा मंडे रात की 9 बजे क्लास में, अच्छे से डिस्कशन। आपके कोई भी डाउट है वो सारे की, सर पहले करें बाद में करें, सर अभी नहीं कर सकता बाद में करें, सब बातें मैं करूंगा A to Z। ठीक है, चलो क्लास में आए वापस, टॉपिक पे आए, बढ़िया से समझ रहे थे हमने, है ना? मजा आ रहा है ना? अब यहां पर ये वाले रिन्यूअल वाला फंडा हो गया, ठीक है? अब यहां पर एक शब्द लिखा है देखो, एडहॉक क्रेडिट लिमिट, शब्द लिखा ना एडहॉक। अब एडहॉक याद आ रहा है मैंने कहा समझाया आपको? याद आ रहा है एडहॉक शब्द कहां समझाया था मैंने? एडहॉक समझाया था ना सीसीओडी में, राइट? क्यों समझाया था सीसीओडी में? समझाया था, बताओ क्यों समझाया था मैंने ओडी में? एनीवन? चलो मैं बता देता, ऐसे तुम लिखोगे उंगलियों को तकलीफ दोगे, क्योंकि आपने में से बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट था कि वो जो करंट अकाउंट होता है उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है ना? ये डाउट था ना? ठीक है, यही डाउट था ना? तो मैंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता,
जो फैसिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, ओवर एंड अबव जो फैसिलिटी मिलती है आपके अकाउंट से, जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसा और आपको चाहिए फॉर द टेम्परेरी बेसिस पर, आप ये बोलते हैं ना कि ओडी आपको मिलते हैं करंट अकाउंट, टेम्परेरी बेसिस पर आपको जो पैसा देता है वो ओवरड्राफ्ट अलग अकाउंट होता है। जो टेम्परेरी बेसिस पे पैसा मिलता है ना, वो एडहॉक लिमिट होती है, वो ओवरड्राफ्ट नहीं होता। ओवरड्राफ्ट तो परमानेंट, जैसे अकाउंट नॉर्मल अकाउंट सीसी का खुलता है वैसे ओवरड्राफ्ट खुलता है, ठीक है। एडहॉक होती है, आपको टेम्परेरी बेसिस पर जो एक मिलती है, एक फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए मैक्सिमम, वो एडहॉक क्रेडिट लिमिट होती है। उसमें भी अगर आपने एडहॉक लिमिट ले रखी है और उसको भी आपने यहां पर नहीं जमा कराया उसका पैसा, तो वो भी यहां पर आपका एनपीए हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलो, जो इरोजन शब्द लिखा है ना सेकंड पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, उसमें यह लिखा है कि अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी बैंक में जमा कराई है, कोई भी सिक्योरिटी बैंक में जमा, देखो बैंक में जब लोन लेते हैं तो कोई ना कोई बैंक में गिरवी रखनी पड़ेगी चीज। 10 लाख रुपए तक के लोन पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती, जिसको हम मुद्रा स्कीम के तहत लोन कहते हैं। वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगली 1-2 क्लासेस बाद, वो टॉपिक भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लोन जिसमें आपने प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, आपने दे रखी है प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50% से गिर जाती है, मान लीजिए मैंने कोई 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने उसके लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कल को हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि वो प्रॉपर्टी थी पहले तो बड़ी अच्छी वैल्यू थी, अब उसके ऊपर फ्लाईओवर बन गया, अब उसके एरिया को वो यहां पर डिमोलिश कर रहे हैं, वहां से हाईवे निकलेगा जी, है ना, उसको यहां पर तोड़ना पड़ेगा जी, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50% तक गिर जाती है तो अकाउंट सीधा सीधा डाउटफुल की कैटेगरी में डाल देगा। देखो लिखा, सब स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, सीधा डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50% से गिर जाती है, यानी एनपीए तो होगा ही होगा लेकिन डाउटफुल में जाएगा। और यहां पर एक और चीज लिखी है नीचे लास्ट पैराग्राफ में, अगर उसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, यहां पर एक शब्द लिखा है रिलाइजेबल वैल्यू। एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है 3 तरीके से आंकलन की जाती है, मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू और डिस्ट्रेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है जो प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये जो मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू या डिस्ट्रेस वैल्यू देता कौन है, ये देते हैं सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, आप में से कोई है सिविल इंजीनियर अभी फिलहाल जो बैठा हो क्लास में? अब नो 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 वाले मत बोलना यार, ये तो तुम लोगों को नो वाली बड़ी, पर मैं पूछता हूँ है क्या नहीं, तुम यस वाला कोई बोलो, नो वाले पहले याद आ जाते हो। बंदा यस वाला बीच में छुप जाता, पता ही नहीं लगता कौन है यस वाला। मैंने सिविल इंजीनियर पूछा, कोई है तो यस बोल लो, नहीं तो चुप शांति रखो। शिव कहाँ है शिव? शिव सिविल इंजीनियर है? चलो है क्लास में क्या नहीं है, चलो छोड़ो जो भी है नहीं है। चलो अब मैं उसी को पूछता हूं, वैसे पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा, चलो जो भी है। सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, ये सिविल इंजीनियर जो होते हैं, ये यहां पर बैंक के साथ इनका क्या होता है, टाई अप होता है। ये टाई अप होता है। टाई अप कैसे कि हम बैंक वाले इनको यहां पर अपने यहां पर एम्पैनल करते हैं सिविल इंजीनियर्स को, और ये हमें कोई भी हम जब लोन देते हैं ना, तो उससे पहले हम इन सिविल इंजीनियर्स को, जो हमारे पास एम्पैनल होते हैं, हमारे पास हम उनको रखते हैं, एम्पैनल मतलब इनको अथॉरिटी देते हैं वैल्यूएशन करने की। किसकी वैल्यूएशन करने की? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने की। जो हमने गिरवी रखनी है ना, बैंक उस प्रॉपर्टी की पहले वैल्यूएशन कराएगा आउटसाइडर एजेंसी से, दैट इज सिविल इंजीनियर से वैल्यूएशन कराएगा। सिविल इंजीनियर उसकी वैल्यूएशन हमें बताएगा, तब जाके हम उसके बेस पर लोन की अमाउंट डिसाइड करेंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना डिसाइड हो जाएगी। अगर कस्टमर आया, कस्टमर कहता मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो मान लोगे 1 करोड़ है? नहीं मानोगे। रिपोर्ट होनी चाहिए ना, कोई ना कोई ऑफिशियल रिपोर्ट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि बैंक में बिना किसी रिपोर्ट के कुछ नहीं होता, ठीक है। बैंक में यहां पर
रिपोर्ट होती ही होती है और एविडेंस होता है, हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। कोई बैंक में कोई भी चीज बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के नहीं होती। ठीक है, ओके। सो ये यहां पर किसी भी तरह का यहां पर सिविल इंजीनियर, चाहे वो प्राइवेट है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट है, वो हो सकता है अगर बैंक के वो क्राइटेरिया में फॉल करता है, क्योंकि बैंक उसके एलिजिबिलिटी के लिए यहां पर एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, है ना। आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, बैंक आपको उसके लिए, अगर आप एलिजिबिलिटी फॉल करते हो तो बैंक ऐसे सिविल इंजीनियर को अपने पास एम्पैनल कर लेता है। और फिर जो एम्पैनल में होते हैं, ऐसे एक नहीं होता, ऐसे कोई 10-15 इंजीनियर्स होते हैं हमारे एरिया में। हमारे एरिया में मान लीजिए आप एक ब्रांच में काम करते हो, तो हमारे एक पूरे एरिया डिस्ट्रिक्ट में हम 10-15 इंजीनियर्स को ऐसे रखते हैं, और उनको टाइम टू टाइम हम थोड़ा थोड़ा काम देते रहते हैं कि जो एरिया में है, जो भी सिविल इंजीनियर उसको कह दिया इसकी वैल्यूएशन कर रहा है, इसकी वैल्यूएशन कर रहा है, जो हमें रिपोर्ट देते हैं वो हमारे लिए सही है, वो हमारे लिए सही है। और ऑब्वियस है कि उसका थोड़ा बहुत मार्केट आइडिया तो एक इंसान को होता ही है यार। अब वो किसी ने उसकी प्रॉपर्टी वाले 1 करोड़ बता दी, अब मुझे इतना तो आइडिया ही होगा कि यार ये दोगली आगे प्रॉपर्टी जो है 50 लाख की, 60 लाख की, थोड़ा बहुत आइडिया। तो सिविल इंजीनियर बिल्कुल धोखा तो नहीं दे सकता किसी कस्टमर के साथ मिलकर। तो इसमें वो सिविल इंजीनियर जो रिपोर्ट देता है उसमें 3 तरह की वैल्यू देता है। पहली देता है मार्केट वैल्यू, दूसरी देता है रिलायजेबल वैल्यू, तीसरी देता है डिस्ट्रेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है जो मार्केट की वैल्यू है। रिलायजेबल वैल्यू होती है कि अगर कोई मैं उसको आज की डेट में इमीडिएट बेचना चाहूं, आज की डेट में इमीडिएट बेचना चाहूं, तो उसकी मुझे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी वो रिलायजेबल वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू से 10% कम होती है वैसे जो रिपोर्ट के अनुसार। और तीसरी बात डिस्ट्रेस वाली, डिस्ट्रेस वाली मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, इसकी वैल्यू गिर जाए, तो कितने वैल्यू तक वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जा सकती है, जाने को तो जीरो हो सकती है लेकिन स्टिल कहां तक जा सकती है, उसको डिस्ट्रेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही कहा गया है कि ये देखो नीचे लिखा ना, इफ द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक अप्रूव्ड वैल्यूअर्स, अप्रूव्ड वैल्यूअर्स आ गया ना, यही मैं सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं अप्रूव्ड वैल्यूअर्स। या फिर आरबीए, उन्होंने कह दिया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, जो भी पैसा बकाया बचा है वो 10% उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रह चुकी है, तो वो अकाउंट सीधा लॉस असेट में जाएगा। पहले वाले केस में 50% था, दूसरे वाले केस में 10% पे चला गया सीधा। अगर 10% उसकी वैल्यू होगी, लोन लिया 1 करोड़ का, वैल्यू रहेगी 10 लाख, तो सीधा वो अकाउंट लॉस असेट में जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यूअर वाली जॉब है ना, ये काफी अच्छी, मतलब जॉब तो क्या है, मतलब अपना खुद का ही काम होता है, इंडिपेंडेंट वर्क होता है, काफी अच्छा होता है, और इसमें अच्छी खासी कमाई भी है। बस हाँ, कमाई इन द सेंस की वो वाली अंडर द टेबल कमाई नहीं, लेकिन बैंक के द्वारा जो फीस दी जाती है ना वैल्यूएशन करने की, काफी अच्छी अच्छी फीस है। ऐसा मतलब इसमें वो नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। एक एक वैल्यूअर को हम 10-10, 15-15 हजार एक रिपोर्ट का देते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना ज्यादा, उतनी ज्यादा फीस होगी। 10-15 हजार रुपए में एक प्रॉपर्टी का। और अगर आपके ऐसे ब्रांच मैनेजर से बन जाती है 5-7 ब्रांच मैनेजर, और अकेले एक बैंक से जुड़ना नहीं है, फिर आपके एरिया में कितने बैंक हैं सबसे जुड़ जाओ। और हर एक, अगर आप मान लीजिए अपने एरिया के 20 बैंक से जुड़ जाते हो, अलग अलग 20 बैंक है, 20 ब्रांचेस से जुड़ जाते हो अलग अलग बैंक की, अगर वो आपको तीसरे दिन, चौथे दिन भी अगर आपको एक प्रॉपर्टी वो दे देते हैं, मान लो तीसरे दिन, पहली बात तो जब 20 से जुड़ोगे ना, तीसरा दिन नहीं, वो दूसरा दिन नहीं होगा, हर एक दूसरे दिन आप एक वैल्यूएशन करते हो, और 10,000 रुपए आप हर एक दूसरे दिन ले लेते हो, तो भाई साहब एक महीने के 3 लाख रुपए हो गया। और करना क्या आपको, आपको जाकर वैल्यूएशन करना है, रिपोर्ट बनानी है। 30-40 हजार आप टाइपिस्ट को दे दोगे, 30-40 हजार दे दोगे, 10-20 हजार टाइपिस्ट को दे दोगे, भाई साहब 2.5 लाख रुपए अंदर। मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये फंडा है, समझे। ये भी है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं था इंजीनियर्स लोगों को, हमें तो सिर्फ बैंकिंग का पता था, हम लोग तो माथा ही नहीं मारते। हमें तो सिविल इंजीनियर, हमें लगा कि सिविल इंजीनियर बन के पुल ब्रिज ही बनाएंगे, हैं, सड़कें ही बनाएंगे। मतलब ये भी धंधा है सिविल इंजीनियर का, वो ये भी कर रहा है। मैं यहाँ पर इतने सिविल इंजीनियर को जानता हूँ जो 15-15, 20-20 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। कोई नक्शा नुक्शा नहीं बनाते घरों का। आराम से भाई साहब गाड़ी रखी हुई है, ड्राइवर उनके पास है, ठीक है, पीछे बैठते हैं, आराम से जाते हैं, बैंक से फोन आता है, मैं फोन कर, अरे सर वो एक वैल्यूएशन कर दी सर, व्हाट्सएप कर दो एड्रेस अभी। ड्राइवर, चलो उधर चलो, वहां जाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, असेसमेंट करते हैं, ये वो आधा घंटा घंटा लगाया, बरोबर से बात बात करी, आगे 2 दिन में रिपोर्ट हमारे पास, 2 दिन बाद 10,000 रुपये आ गए। समझे।
मैं इंजीनियर नहीं ना बन सकते, कॉमर्स स्ट्रीम है इसलिए। कॉमर्स स्ट्रीम में कौन सी कम चीजें हैं? कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें हैं, सोचने को करो तो सही। सर लास्ट लाइन में 10% आउटस्टैंडिंग बोरोवेल अकाउंट, मतलब कि 10% उसकी अमाउंट का लोन का यहाँ पर आपका रह गया। जो लोन है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपने बकाया पड़ा है बैंक का देने वाला, तो उसका 10% ही उसकी वैल्यूएशन रहेगी उसकी प्रॉपर्टी की, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 10 लाख रहेगी। ठीक है सर, जब रिव्यू करें तो क्रेडिट डेबिट अलाउ करेंगे? बिल्कुल रहेगा। जब रिव्यू कर दिया तो अलाउ हो ही जाएगा। रिव्यू का मतलब ये है कि उसको अलाउ कर देना क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट तो अलाउ होता ही होता है, चाहे आपका रिव्यू हुआ है चाहे नहीं हुआ। अगर आपका रिन्यूअल खत्म हो गया, रिव्यू खत्म हो गया, क्रेडिट तो ऑलवेज अलाउड है, डेबिट अलाउड नहीं। डेबिट आपका रिव्यू या रिन्यूअल होने के बाद ही अलाउ किया जाएगा, है ना। रोंग रिपोर्ट बना दिया जाए, रोंग रिपोर्ट क्यों बनाएगा? मुझे एक चीज बताओ, अगर वो रोंग रिपोर्ट बनाएगा तो उसकी रोज की कमाई नहीं जाएगी, हम उसको डी पैनल कर देंगे। अगर एक बैंक ने उसको डी पैनल किया, 10 बैंक और डी पैनल कर देंगे, फिर वो भी तो सोचो ना, अगला क्यों रिस्क लेगा अपने ऊपर? कल को बैंक है आउटसाइडर, लेकिन कल को अगर उसने गलत रिपोर्ट बना दी, 1-2 साल बाद उसकी रिपोर्ट पकड़ी गई, बैंक ने हाथों उसको डी पैनल करना, तो मेरी ब्रांच का, मेरे बैंक का काम तो गया ही गया, और बदनामी जो होगी अलग, वो 10 बैंक और उसको काम नहीं देंगे। ठीक है, समझे? हाँ 10%, हाँ जो मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो, वो 10% हो गई। यार बैंक केस करेगा, वो तो करेगा, वो तो अलग चीज है, उसको डी पैनल करेगा, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? उसकी रेगुलर इनकम ही बंदे की टूट गई। तुम ये क्या नहीं सोचते? मान लो मैं तुम्हें ये कुछ गलत शलत पढ़ा दूं, मैं कुछ भी पढ़ा दूं, मैं 180 की जगह तुम्हें 90 दिन पढ़ा दूं, मैं 180 के 60 दिन पढ़ा दूं, मैं ऐसे हर एक पेज में गलती से कुछ ना कुछ पढ़ा दूं, ठीक है, या मैं आधा अधूरा पढ़ा दूं। तुम लोग मान लीजिए 100 लोग हैं, तुम लोग 100 लोग एग्जाम में, मान लो उसमें से, मान लीजिए आज चैप्टर पढ़ाया, मान ले उसमें 10 क्वेश्चन आ गए, और 10 के 10 क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाए गलत, और एग्जाम में वो 10 क्वेश्चन आ गए। तुम 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग बोलोगे नहीं आके कि 10 क्वेश्चन सर ने पढ़ाए थे, 10 के 10 एग्जाम में तो आ गए लेकिन गलत आए, उनके ऑप्शन ही नहीं थे, सर ने गलत पढ़ाए। विद्रॉ नहीं करोगे तो कल को मुझे लात नहीं पड़ेगी, मेरी रेगुलर इनकम तो खत्म होगी ना, तो फिर, है ना। फॉर्मर एजुकेटर की जगह, फॉर्मर नहीं, एक्स एजुकेटर हो जाएंगे हम भी कहीं और चले जाएंगे, वाला वाला पे, है ना, वहां बल्ला बल्ला करेंगे, फिर कहीं और निकल लेंगे हम भी। ठीक है, और कुछ, और कोई बात? मैं सोच रहा हूँ, काफी साल हो गए ना अकेडमी पे, ना 2017 से अकेडमी पे हूँ। कुछ नया ट्विस्ट जिंदगी में लाया जाए, कहीं और देखे तो सही जाकर यार, एक दो बार है। मतलब वो होता है ना, एक जगह मोनोटोनस हो जाता है, एक ही जगह पे एक ही स्क्रीन पे पढ़ाते पढ़ाते बंदा बोर हो जाता है। कोई नई स्क्रीन, नया सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़िया लगता है, नया सॉफ्टवेयर नई स्क्रीन पे पढ़ाने का मजा अलग होता है ना। थोड़ा तो इधर उधर होना चाहिए यार। शादी कर लीजिए सर। अरे वाह यार वाह, जियो मेरे लाल, क्या बात कह दी। अभी तो हम जवान है ना। यही है वो शिव जो सिविल इंजीनियर है, हाँ? तभी अब समझ आया सिविल इंजीनियर क्यों है। क्या करें यार, अपनी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता ना, एक्चुअली बात ये है। जो बिहार पटना में तुमने वीडियोस भी देखी होंगी, तुमने मेरे को सामने भी देखा था, है ना, कईयों ने सामने से देखा था, कईयों ने उसके बाद वीडियोस तो देख ही ली होंगी। तुम्हें लगता है इतना जोश किसी तुम्हारे यंग टीचर में है जितना जोश मेरे अंदर है? फिर क्या तो बता रहे थे आप, क्लिनजिंग टोनिक? मैं नहीं करता भाई, वो सीटीएम तो मेरी वाइफ का डिपार्टमेंट है, वो बेचारी 3 दिन से बीमार पड़ी है, अभी भी उसकी तबीयत सही हुई नहीं है यार। कल हमने शादी में जाना था, उसकी फ्रेंड की एक शादी थी,
वो भी शायद स्किप करनी पड़ेगी। बाहर थी, आउटसाइड, मतलब शहर से बाहर थी, जहाँ से 2-3 घंटे दूर था डिस्टेंस। तो थोड़ी सी इस टाइम पे मायूस है, क्योंकि वो जा नहीं पाई, क्योंकि उसकी बचपन की फ्रेंड थी वो, उसकी शादी में वो जा नहीं पाई, थोड़ी मूड ऑफ है उसका। रहते एक बच्चा आपको धक्का दे के बोल रहा था कि साइड हो, कपिल सर के साथ फोटो लेनी है, तो आप बोले हो कि मैं ही कपिल सर हूँ। शायद हुआ तो था, हुआ था शायद ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं, हुआ तो था। सॉरी सर, मेरे को लगा, मेरे, अरे बढ़िया बात है, लगना चाहिए, हम अनमैरिड ही लगना चाहिए यार, है ना, चांस बना रहता है जिंदगी में। सर मैं याद हूँ आपको, जो पिक्चर ले रहा था, देखे तुम्हारी डीपी। अच्छा, तुम वही हो गया चश्मे वाले, जिसको बड़ा तुमने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम हॉल में, मैं स्ट्रेस को कैसे करूं। तो मैंने कहा था, वो तुम्हारे साथ आई थी ना वो एक लड़की, है ना, क्या हुआ, बढ़िया है, उसके हाल अच्छे हैं वो, ठीक है, तुम दोनों इकट्ठे आए थे ना तुम दोनों, है ना, क्लास में है क्या वो भी अभी। मैंने उसको समझाया था, मैंने कहा इसका स्ट्रेस थोड़ा सा दूर करो, इसको एग्जाम हॉल, कहते हैं हाँ सर मैं कर दूंगा स्ट्रेस दूर इसका, है ना। जो नहीं है क्या वो, मेरी क्लास में यही फंडा होता है, मेरी क्लास में ये फंडा अलग है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरे से पढ़ते नहीं है, या तो गर्लफ्रेंड मेरे से पढ़ेगी या बॉयफ्रेंड मेरे से पढ़ा, वो किसी और टीचर से पढ़ता है। मेरी क्लास में हमेशा पुराना ही है लोग, जोड़ी कभी मेरे से नहीं पढ़ती। एक जोड़ी जोड़ा उधर पढ़ रहा होगा, एक जोड़ी जोड़ा इधर पढ़ रहा होगा। वो कोई नहीं है सर, मेरी सेंटर पे ही मिली थी। तुम तो बड़े उसके साथ फ्रैंक हो रहे थे हैं, सेंटर में मिली थी। कमाल हुई, बड़ी बड़ा क्विक हाथ मारा यार तुमने तो, है आधे घंटे में। गजब यार, खिलाड़ी हो तुम तो। वसूल हो गया तो पूरा वहां ना, तुम्हारा तो है। सर छुट्टी दे दो, भूख लग गई। अच्छा, भूख लग गई, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्या करें। अनअकैडमी टेंडर, सर एंड हो गया क्या, खाना नहीं खाया। तो मैंने कौन सा खाया खाना, मैंने खाया खाना। अरे रुको जरा, सब्र करो, मजा नहीं आ रहा यार, 5 मिनट देखो, तुम्हें बातें बातें कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ताकि अगला टॉपिक मैं शुरू कर सकूं, है ना। तो 2 मिनट हंसी मजाक कर लो यार, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, फिर अगला टॉपिक छोटा शुरू करते हैं। मंडे नहीं है भाई साहब, कल भी क्लास है, कल सुबह 6 बजे क्लास है, तुम्हें पता है। संडे को, हाँ जी, टुमारो यू हैव अ क्लास एट 6 AM। अरे वो क्या था, पता नहीं कौन सी क्लास मैंने रीशेड्यूल की थी यार, पिछले मंडे की या संडे की एक क्लास तो अभी ले रहा हूँ, एक क्लास कल सुबह 6 बजे। अब कल सुबह 6 बजे इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे कल सुबह 9 बजे निकलना था, तो मैंने कहा सुबह 6 बजे क्लास लेकर निकल जाऊंगा। अब वो जाना है, हो नहीं रहा, तो अब चलो क्लास तो अब 6 बजे है तो है, क्या कर सकते हैं। सर मैंने एक दूसरी बैंक का चेक अपनी बैंक पीएनबी अकाउंट में लगा, उसका कोई चार्ज कटेगा, जो चार्ज कट जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे बता देना, है ना। अभी हमारा टॉपिक आया नहीं, मैं अभी कैसे बता दूं। जिंदगी में दुख इतना है, क्या बताएं, लाइट चली गया, पावर बैंक में चार्ज हुआ नहीं, और तो और फोन की बैटरी 5% बची है, क्या करें। मेरे पास एक इलाज तो है, पहली बात तो तुम्हारा नाम ठीक है, जडेजा, है ना, मेरे पास एक इलाज तो है, लेकिन वो इलाज ना मैं ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं बता सकता, पर्सनली मिलोगे तो बताऊंगा।
पटना फिर आना, पटना शायद जुलाई का प्रोग्राम बन रहा है। कोलकाता तो 11 तारीख को हो चुका है, 11 जून कोलकाता हम आ रहे हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, अंकुश सर आ रहे हैं, निमिषा मैम आ रही है, आशीष सर आ रहे हैं, हम चारों आ रहे हैं 11 जून को कोलकाता, ठीक है। लोकेशन अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी मतलब कि 50% फाइनल है कि 11 तारीख को आ रहे हैं, है ना, 11 जून को आ रहे हैं 50%, हम चारों आ रहे हैं। और इस बार बढ़िया होगा, ऑडिटोरियम होगा। उसके बाद 11 जून के बाद फिर नेक्स्ट हमारा वेन्यू या तो जयपुर रहेगा, लखनऊ रहेगा, और उसके बाद फिर पटना दोबारा से आना होगा। पटना लेकिन जुलाई में है, लेकिन जुलाई में यार बारिश बारिश हो जाती है वहां पर, है ना। चलो एक छोटा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, होगी बातें बहुत, है ना। बेचारा जो रिकॉर्डिंग क्लास देखेगा उसका क्या होगा। जो रिकॉर्डिंग देखते हो तो ऐसे अरे यार ये फिर शुरू हो गया, है ना, यही सोचता है ना, अरे यार ये फिर शुरू हो गया यार, ये फिर बातें करने लग गया। यार पढ़ाना पढ़ाना नहीं है क्या इसको, बातें ज्यादा करता है पढ़ाता कम है ना। वो बेचारा स्किप स्किप कर रहा होगा कि कहीं तो टॉपिक शुरू करेंगे सर, कहीं तो टॉपिक शुरू करेंगे। उसने नई स्लाइड देख लेगा ये वाली, हाँ यहाँ पर सर ने टॉपिक नया शुरू किया, यहाँ भी क्लिक करेगा, यहाँ पर भी उसको उसकी तारीफ सुनने को मिल जाएगी, है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना, जो मेरी ये क्लास रिकॉर्डिंग देख रहा है ना, तुम इस ये स्लाइड चेंज इसी सोच के स्किप करके यहाँ पर आए होगे ना, सर ने यहाँ से अब शुरू की होगी क्लास पढ़ानी। आई एम वेरी चलाक ब्रो, चलाक। मैं तुम्हें मैसेज देने के लिए स्लाइड चेंज किया, है ना। सुन रहे हो मेरी बात, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है। चलो आगे चलते हैं। सेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज, बड़ी अच्छी खूब बात कही है यहाँ पर कवि ने, और वो ये कहना चाहता है कि जो सेट क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, जो सेट क्लासिफिकेशन होती है वो बोरोवर वाइज होती है, फैसिलिटी वाइज नहीं होती, ठीक है। बोरोवर वाइज फैसिलिटी वाइज मतलब बोरोवर वाइज, मान लीजिए एक अकाउंट है, कोई सीसी अकाउंट है, एक पर्सन ने सीसी अकाउंट ले रखा है, टर्म लोन भी ले रखा है। अगर वो अकाउंट सीसी अकाउंट जो उसका एनपीए हो जाता है, अगर उसका सीसी अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसका टर्म लोन अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा। सीसी अकाउंट में पैसे नहीं भर रहा लेकिन टर्म लोन में पैसे भर रहा है, तो सीसी अकाउंट एनपीए हो गया, तो भाई गया टर्म लोन भी, चाहे वो पैसे उसमें भर रहा है। तो इसलिए यहां पर लिखा है सेट क्लासिफिकेशन जो है वो बोरोवर वाइज होती है, फैसिलिटी वाइज नहीं। फैसिलिटी क्या होती है, सीसी एक फैसिलिटी होती है, टर्म लोन दूसरी फैसिलिटी, ओडी होगी एक फैसिलिटी, इस तरह के अलग अलग टाइप के लोन होते हैं ना, अलग अलग फैसिलिटी उसको कहते हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटी वाइज नहीं होगा, मान लीजिए सीसी अकाउंट यहाँ पर एनपीए है तो उसका टर्म लोन एनपीए नहीं होगा, नहीं, बोरोवर वाइज, यानी कि एक ही बोरोवर, मान लीजिए 5 अकाउंट है हमारे लोन के, उनमें से अगर एक भी अकाउंट एनपीए होता है तो बाकी अकाउंट भी एनपीए हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एनपीए। ओके, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईबीपी एक्सेट्रा, ये जो किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, टर्म डिपॉजिट है, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है एनएससी, केवीपी वगैरह वगैरह, और टर्म डिपॉजिट बैंक का, इनके अगेंस्ट अगर आपने यहाँ पर लोन ले रखा है तो ये एनपीए नहीं होते हैं। ये बेसिकली जब इनका एनपीए आने का टाइम आता है तो हम इनको तोड़ देते हैं और इनसे पैसा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप टर्म डिपॉजिट है, बैंक की एफडी तोड़ दी, बैंक की एफडी से पैसा रिकवर कर लिया, आपका लोन खाता बंद, ठीक है। इस तरह से केवीपी एनएससी केस में भी हम पोस्ट ऑफिस के पास जाते हैं, लिखते हैं उनको ये खाता एनपीए बंद, ठीक है। ओके, एलआईसी केस में भी ऐसा ही होता है सब कुछ। लेकिन एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर उस तरह की सिक्योरिटी है तो वो एक्सेप्शन है, उस केस में यहाँ पर एनपीए वो होगा, ठीक है। वो फिर अदर तरीके हैं उनके यहाँ पर एनपीए ना चुकाने के। इंटरेस्ट रिकवर कर लेंगे कैसे ना कैसे करके, उसके सेविंग में पैसा होगा, जो इंटरेस्ट उसको एफडी पे मिल रहा है वो भी तो मिल रहा है, एफडी पे ब्याज भी तो मिल रहा है उसको, क्या नहीं मिल रहा ब्याज। मान लीजिए 1 लाख का एफडी थी उसकी, और लोन तो हम 90,000 का ही दे रहे हैं उसको, 80,000 का दे रहे हैं, तो पड़ा तो है 20,000 और ऊपर, इंटरेस्ट भी रिकवर कर लेंगे, क्या दिक्कत है इंटरेस्ट रिकवर करने, है ना। ओके, हाँ ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक और चीज इस पॉइंट से, एक चीज आज की न्यूज एक और आई है जिसमें न्यूज में ये लिखा है,
कि अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर, अभी अभी आई थी मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ, अगर आप 10 लाख से ऊपर अगर किसी भी तरह का ये स्मॉल सेविंग स्कीम में अगर आप डिपॉजिट कराते हो तो आपको इनकम प्रूफ देने की आवश्यकता है। तो आप सोचोगे सर कहाँ 10 लाख रुपए, अभी तो हम कमाना ही नहीं शुरू हुए हैं, अभी कहाँ 10 लाख की बात कर रहे हो आप, अभी कमाएंगे, फिर बचाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जमा करवाएंगे ना सर, तब तो कभी भी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, 10 लाख कहाँ जोड़ पाएंगे सर। चलो खबर आई तो मैंने बता दी, बाकी आप जोड़ो नहीं जोड़ो आपके ऊपर है ना। मैंने MIS ओपन किया हुआ है। MIS मतलब MIS तो बैंक में होता है। MIS मेरा डाउट ऊपर, तो क्या करें, ऊपर जाए, नहीं जाते हो, तुम लिख दो नीचे डाउट, हम ऊपर नहीं जाते, अभी उम्र ही क्या ऊपर जाने की। सर सेविंग अकाउंट से, हाँ सेविंग अकाउंट से ले सकते हो, सेट ऑफ था। सर SBI के लिए जीए स्ट्रेटेजी, हर इस कोर्स की पहली क्लास के पहले आधा घंटा घंटा देख लो, जनरल अवेयरनेस कैसे करना है उसकी सारी स्ट्रेटेजी इस कोर्स की पहली क्लास में बता रखी है। ठीक है, चलो आगे क्या है। In case of bank finance given for industrial project or for agriculture plantation, where moratorium is available for payment of interest become due only after moratorium or gestation period is over। तो यहाँ पर मोरेटोरियम की बात की गई है कि मोरेटोरियम पीरियड, उस दौरान आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराने की जरूरत नहीं होती, तो उस दौरान आपका यहाँ पर एग्जम्पशन रहता है। मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर अगर आप जमा नहीं कराते हो तो ऐसा नहीं है बैंक अकाउंट NPA हो जाएगा, तब नहीं होगा। मोरेटोरियम पीरियड में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, मोरेटोरियम पीरियड बीत जाने के बाद भी अगर आप जमा नहीं करा रहे तो फिर वो 90 वाला फंडा हो जाता है, 90 दिन वाला फंडा काम करता है। ठीक है, ओके। हाउसिंग लोन वगैरह केस का भी यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जो आपका सेम मैंने अभी आपको बताया। राइट ऑफ सेटअप क्या होता है, ऑलरेडी उस दिन क्लास में हमने समझाया, मैंने उस दिन कुछ दिन पहले। सर FD गेम्स में जो लोन मिलता है वो NPA हो जाए और 90 डेज हो जाए तो हम FD को तोड़ दें, उसके दिन और रिकवरी कर लें, कुछ दिन वेट करें। यार NPA हो जाएगा, अगले दिन उसको तोड़ के खत्म करो ना, अगले दिन जैसे ही NPA होगा अगले दिन खत्म, अकाउंट क्लोज, बस। ओके, तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा बता दिया है। अब बचा है आपका वो फंडा, जो फंडा मैंने आपको यहां पर बताया था कि भाई साहब ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या होती है। इन बात ये थी ना कि सर क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या, आखिरकार क्यों, जरूरत क्यों है भाई सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस में उसको लेकर जाने की, है ना। देयर शुड नॉट बी सच नीड कि भाई क्यों लेकर जाए, हमें तीनों क्लासिफिकेशन हम एक में ही रखते हैं, बात खत्म करो, है ना। तो उसके लिए हम, हाँ जी हो सकती है रिकवरी, तो बिल्कुल हो सकती है। वैसे रिकवरी पे अभी आया नहीं, रिकवरी के मुद्दे पे बात करेंगे फिर से। तो ये जो फंडा होता है, इस फंडे को समझने के लिए आपको मुझे मिलना पड़ेगा कल सुबह 6 बजे। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट हम सुबह समझेंगे 6 बजे, राइट। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे, किसी की इच्छा है किसी तरह की बात करने की तो रेज हैंड कर लो, अगर कुछ पूछना है किसी को रेज हैंड कर लो, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। अगर हो, भूख नहीं लगी है, फ्री हो, वेले हो, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी है तो मेरे से कर लो, आ जाओ। किसको फोन करें, किसको फोन करें, किसको फोन करें, कोई एक अल्फाबेट बताओ किसको फोन करें। चलो आप लोग बताओ किसको फोन करें, डिमांड कर, आपकी डिमांड पे मैं उसको फोन करूंगा, जिसका नाम ज्यादा आएगा उसको कॉल करेंगे। रेज हैंड तो करे बंदा वो। पूजा भारत, पूजा भारत, क्या बात है, इतनी पॉपुलैरिटी है पूजा और भारत की, है कमाल हो गई यार। पूजा का तो रेज हैंड ही नहीं है, तुम पूजा पूजा चला रहे हो ऐसे। पूजा ने रेज हैंड ही नहीं है, पूजा मेरे से बात ही नहीं करना चाहती है, तो वही बात होगी,
है। वो कॉलेज स्कूल में करते थे ना, तुम इसके साथ सेट हो जो, हो जो, हो जो, हो जो, हो जो, वो करना ही नहीं चाहती। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे सर आप? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। सर पहले तो ये बताओ, हरियाणा वालों से कोई नाराजगी है क्या? आते नहीं, कोई मीटअप नहीं होता हरियाणा में तो किसी का अब। ये तो तुम तो पूरी हरियाणवी में आ गए, खड़को हरियाणवी में। सर कभी होता नहीं मीटअप, ना आशीष सर का होता, ना अंकुश सर का, ना आपका, ना निमिषा मैम का। मैं क्या करा? करो ना तो उसी फिर, तो उसी कर सकते थे बेचता। नहीं, तुम पहले बताओ, तुम गुस्से में बोल रहे हो कि लहजा ही ऐसा है? चला जाइए जैसे मेरा तो। लहजा ही ऐसा, वो हरियाणा वालों का ऐसे ही होता है। सर मैं ये पूछ यार मीटअप ना हम नहीं डिसाइड करते, मीटअप अन अकेडमी डिसाइड करते हैं, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता तो आप ना। अप्रोच तो लगाओ ना, फिर हरियाणा में हाँ? लगाओ। हरियाणा का लगाओ, हरियाणा में यार गुड़गांव साथ में तो है, दिल्ली हम तो उसको मान लेते हैं कि हरियाणा में किया दिल्ली में किया एक ही बात है। सर नेक्स्ट टाइम दिल्ली में करवाना, दिल्ली जरूर आएंगे फिर। दिल्ली में तो होता रहता है, दिल्ली में तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में फिर आ जाए मिलने के लिए। दिल्ली में तो होता ही रहता है, दिल्ली में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर ये बताओ, जेब की जगह मतलब क्लर्क बन के भी कर सकते हैं, सर पीओ बन के ही हो सकते हैं सिर्फ? क्या चीज? या जेब की तैयारी करनी हो, मतलब जेब जेब करना हो तो यार तो क्लर्क। वो कोई मर्जी कर सकते, कोई क्लर्क पीओ की कोई आवश्यकता नहीं। ओके सर। वो तो कल की क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, ये मंडे को जो क्लास ले रहा हूँ ना, लिंक मैंने दे दिया, उस क्लास में सारी चीजें क्लियर कर देना, सभी लोग आ जाना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आपको पता चलेगी। सर जो आप जो क्यूज देते हो रात को, हम्म। मैक्सिमम क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज आते होंगे एग्जाम में भी। यार ये किसने कहा? सर बनते तो वही क्वेश्चन होते होंगे। हाँ तो वही बनते हैं, और क्या बनते हैं। अब तुम ये मत कहना सर अकेले क्विज कर लें उससे काम बन जाएगा। बता दो बनता हो तो। हाँ, बनता हो तो बता दो फिर सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम पूछोगे यही क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा, है ना? मैं उसका जवाब दूंगा नहीं। ठीक है। जो कर रहे हो वैसे करो, डेली करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, क्विज उसको और रिवाइज करने के लिए करो। एक्सक्लूसिव क्विज पे डिपेंड मत रहो। यस सर। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। चलो ओके। तुम्हारा कमेंट नीतीश मैंने देख लिया था। इट्स बेटर टू स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। ठीक है, पहले से ही स्टार्ट कर लो, रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर लो, वो ज्यादा बेटर है। अब जिनसे तुम पहले पढ़े थे, मैं उन्हीं की तो बात बीच में कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट गलत बताए। अब तुम्हारा 1-2 नंबर ही तुम्हारे गड़बड़ हो गए तो वहां पर कैसे करोगे ना? टेलीग्राम चैनल बच्चा @के काटपाल, @के काटपाल लिखोगे ना, @के फिर काटपाल, KATH लिखो, फिर ATHPL लिखो, तो टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल करके। ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे। 6 बजे, है ना? ठीक है। अब जो सर्च करो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल।